हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इजराइल फिलिस्तीन जंग की अपडेट और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। हद ये हो गई कि कतर, जिसको बहुत ही हमदर्द समझा जा रहा था हमास का, अब एक खबर आई है जिसमें कहा गया है कि 7 अक्टूबर के फौरन बाद एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात में कतर के प्राइम मिनिस्टर ने हमास के लीडर्स को अपने यहां से निकालने की बात रखी थी कि अगर वो कहें तो उनको वहां से भी निकाल दिया जाए। यानी जिसको हमदर्द समझ रहे थे उसका ये हाल है। इसके अलावा तो अरब मुल्कों में बिल्कुल अजीब ऐसी बेहिसी के मक्का के हरम के जो इमाम है सुदैस, उन्होंने इस हद तक कहा कि यहाँ हरम में कोई किसी किस्म की हमास की या इस किस्म की कोई बात नहीं होगी, कोई नारेबाजी नहीं होगी। इसके अलावा और मुल्क भी बिल्कुल खामोश ऐसे बैठे हुए हैं जैसे उनके सरों पर कोई परिंदा बैठ गया है, उसे नहीं उड़ने देना चाहते, और वो परिंदा शायद अमेरिका है या इजराइल है। इस हालत को देखते हुए, जबकि 160 दिन हो गए हमास के और इजराइल के बीच में बातचीत जारी है, हसन नसरुल्लाह का कहना है कि अगर हमास हार चुका है तो इजराइल बात किससे कर रहा है। यहां तक बात पहुंच गई, लेकिन अरब मुल्कों की तरफ से बहुत ही अजीब सा रिएक्शन है, बल्कि रिएक्शन है ही नहीं, खामोशी है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब हैं। उनको आप अब से पहले भी सुनते रहे हैं और काफी आप पसंद भी करते रहे। आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको ये अंदाज हो सके कि इन अरब मुल्कों की बेहिसी आखिर किस हद तक है, क्यों है, ये हम आज समझेंगे। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। थैंक यू के लिए शुक्रिया। आप बताइए कि क्या कुछ है ऐसी हालत जिसके कतर के बारे में ये समझा जा रहा था अब तक कि वो बहुत ही हमदर्द है, बाकी और मुल्कों का तो हाल आपके सामने, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो इस वक्त गाजा में कत्लगारत हो रहा है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है इस्लामी ममालिक है, और ख़ासकर अरब ममालिक, जो पहले फ़लस्तीनी काज की बहुत भरपूर हिमायत कर रहे हैं, और धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को इस फ़लस्तीन इशू से दूर रखा ताकि वो अमेरिका के नज़र में उनकी खुशनुदी कर सके। यही वजह है कोई उनके साथ ओपनली मुखालफत कर रहा है, कोई लिबादा पहन के ही उनके खिलाफ मुहिम चला रहा है। ये इस बात से साफ हो रहा है कि कतर, जिसे हम कहते हैं, उन्होंने कई बार खासकर गाजा के लोगों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है, मदद भी की है। आखिरकार वो भी अमेरिका के सामने यहाँ तक झुक गया कि उसने कहा कि वो कतर के जो वहां पर मुकीम लीडर हैं उनको भी मुल्क बदर कर सकता है। हमास के लीडर्स, हमास के लीडर है, उनको भी मुल्क बदर कर सकता है। इससे ये जो सारा जो है फेलियर जो है, इसमें हमें अमेरिका और उनका तो हमें पहले से ही पता था कि वो कितने इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो नवीयत अब पहुंची, इससे ये दिखाई दे रहा है कि बस ये कठपुतलियां हैं, उनका कोई काम, इनका रोल ही नहीं है। जो कुछ कर रहा है इसमें यूएस ज्यादा रोल कर रहा है, वो जो चाहता है वो करता है, कभी उनकी मुखालफत करता है, कभी दूसरों को बुलाता है, कभी ये, लेकिन अल्टीमेटली उसको जो बॉटम लाइन है कि इजराइल की हिमायत करना। इस हाल में एक तरफ वो ब्रिज बनाता है एड के लिए, ह्यूमैनिटेरियन एयर ड्रॉपिंग करता है, लेकिन फाइनली जिस को वो एयर ड्रॉप करता है उस फूड को, उसी पर जो लोग आते हैं उन्हीं पर गोलियां चलाई जा रही। किसी मुल्क ने अभी तक कोई यूनाइटेड स्टैंड नहीं लिया है इजराइल के, प्रो इजराइल कंट्रीज के खिलाफ, कि उनको दबाव डाले कि अगर ये नहीं होगा हम आपके साथ ये करें। इंडिविजुअली 2 या 3 मुस्लिम ममालिक है जो स्टेडफास्ट, जो सॉलिडली सपोर्ट कर रहे हैं फलस्तीन काज का।
इसमें एक ईरान है जिसने न सिर्फ इनको मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट दिया बल्कि मटेरियल सपोर्ट भी दिया है। मलेशिया का है, ओपन स्टैंड है, वो कर रहा है, लेकिन और किसी हद तक टर्की कर रहा है, लेकिन हालांकि वो कहता है इजराइल को टेररिस्ट स्टेट भी डिक्लेयर करो, लेकिन इसके साथ ताल्लुकात भी बरकरार रखे। ये एक अलमिया है कि हम दूसरों को कहते हैं कि वो फलस्तीन मसले को हल करें, लेकिन इस्लामी ममालिक कुछ भी नहीं कर सकते, बस देखते रहते हैं। उनके जो बड़े लीडर्स जो है यूएस के, कभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कभी CIA का, कभी NSA, वो आते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है। यहां तक कि अब अगर आप देखेंगे किसी भी अरब मुल्क में कोई भी एंटी इजरायली प्रोटेस्ट नहीं हुआ। जो कुछ भी हो रहा है वो यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, किसी भी अफ्रीका में हो रहा है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में हो रहा है। और ये बदकिस्मती ये दिखा रहा है कि एक जो जेन्युइन मसला है, जैसे आपने कहा कि ये माह रमजान का महीना है, यहाँ पर एटलीस्ट दुआ ही कर सकते थे उनके लिए एक यानी कि प्रोटेस्ट ही कर सकते थे, जुमा के दिन कर सकते थे, लेकिन इस पर भी पाबंदी है। कोई ये कहा कोई उनके हक में कोई नारा बुलंद न करे किसी भी अरब कंट्री में। ये इनका ये अलमिया है। इसमें अगर आप देखेंगे शेख साहब मैं आपको बीच में रोक रहा हूं एक सेकेंड। अभी कल एक बयान आया है यमन के हूथी लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी का। उनके अब तक जो ब्रिटेन और अमेरिका के साथ जो टकराव है उसमें 34 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। और वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीनियों की मदद करने के लिए जब तक गाजा पर इजरायली हमले बंद नहीं होते, जब तक उनकी घेराबंदी बंद नहीं होती, हम ना इजरायली जहाज को गुजरने देंगे, ना ब्रिटिश ना अमेरिकन जहाज को गुजरने देंगे। अब उन्होंने जो एक धमकी दी है वो बहुत ही अहम है। उन्होंने इस हद तक कहा है कि इंडियन ओशन से नहीं गुजरने देंगे, और केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका से जो अब घूम करके जा रहे हैं बहुत से, वहां से भी नहीं गुजरने देंगे, उन्होंने इस हद तक कहा है। यानी उससे एक बात जो समझ में आती है, साउथ अफ्रीका और यमन के बीच जोग्राफियाई बहुत लंबी दूरी है। इस हद तक वो अपने आप को वहां पर भी यानी हमले करने के लिए तैयार हैं। क्या इतना फर्क क्यों है इन अरब मुल्कों में? एक तरफ जो सऊदी और कतर और जो कुवैत जिनका आपने जिक्र किया, और एक तरफ वहीं पड़ोस में सबसे गरीब मुल्क, और पिछले 9 साल से सऊदी अरब के, UAE के और अमेरिका और इजराइल के हमले झेल चुकने के बावजूद वो इतनी मजबूती से खड़ा है। ये दो किस्म के क्या अलग अलग खून है, अलग अलग ट्राइब है, अलग अलग सोच है, क्या है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है आइडियोलॉजी की। अगर यमन की बात आप देखेंगे, इन्होंने जब उन पर एक हुकूमत मुसल्लत की गई उसके खिलाफ उन्होंने किया है, क्योंकि उनको लग रहा था ये जो हुकूमत है ये कुछ अरब कंट्रीज उसको बैक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ जो है रेजिस्टेंस शुरू की, एक रेजिस्टेंस ग्रुप के तहत, और वो इसमें किसी हद तक बड़ी कामयाब भी हो गए है, उसको रोक भी लिया गया। यहाँ तक कि जो कंट्रीज सपोर्ट कर रहे थे वो भी पीछे हट गए। उनको पता है, वैल्यू है कि इस रेजिस्टेंस मूवमेंट की जो कदर कीमत है उनको पता है। और दूसरी बात वो ये दिखाना है, भी जो रिपोर्ट आया है कि मिस्र को सिर्फ सुएज कनाल से जो जा रहा था ट्रैफिक, उसमें $4 to $5 बिलियन उनका नुकसान हो रहा है। ट्रेड जो ये जो कार्गो शिप्स वहां से गुजर रहे या कंटेनर्स गुजर रहे थे, उनमें 30 to 40% कमी आई है। कल जो उन्होंने जो किया है एक नए मिसाइल का तजुर्बा, वो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जो वो कहते हैं केप ऑफ गुड होप तक हम उसको टारगेट बना सकते हैं। वो ये कन्वे करना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज को कि हम में वो क्षमता है, पावर है कि हम वहां तक भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 10 दिनों के अंदर इन्होंने आए दिन
जो कार्गो शिप्स है उनको हमला किया, और यहां तक कि एक जहाज में आग भी लग गई और बुरी तरह वो खराब भी हो गया है। ये होते हुए, क्योंकि ये बड़े मुल्क है, इनको ज्यादा से ज्यादा इनके ज्यादा जहाज उन्होंने पहले ही अपने ये जो है शिपिंग कंपनीज को कहा कि वो दूसरा रूट इख्तियार करे जो साउथ अफ्रीका से यहाँ आ जाए। हालांकि यह लंबा रूट है, इसमें तकरीबन 15 दिन ज्यादा लगते हैं, इंश्योरेंस बढ़ गया है और टैरिफ भी जो है नेचुरली जब लंबा रूट है इसका जो किराया भी बढ़ गया है आइटम, उनको वो नहीं है। लेकिन उनको भी ये पता है कि ये लोग करेंगे, मॉरली और मटेरियली वो सपोर्ट करें, मिलिटरली वो सपोर्ट। दो ही जो अभी जो ग्रुप्स है, एक हिजबुल्लाह का ग्रुप जो आए दिन जो है रॉकेट्स बरसाता है और फाइटिंग भी रहती है किसी हद तक, खासकर बॉर्डर एरियाज में। कल भी इजराइल ने वहां पर दागे है। और दूसरा जो हुतीज है जो इजराइल को इस वक्त टारगेट करते हैं। बाकी सारे जो इस्लामिक कंट्रीज, पर्टिकुलरली अरब कंट्रीज, वो कुछ नहीं करते हैं ना। वो ये कोशिश करते हैं कि जिनके असल रसूख के अंडर वो काम कर रहे हैं उन तक भी वो ये नहीं कह सकते हैं कि माह रमजान शुरू हुआ, भाई कुछ ना कुछ उस पर तो प्रेशराइज करो। और जो करते हैं बस यही 2-3 ममालिक कर रहे हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज के इनके खिलाफ उन्होंने एक जो है स्टैंड लिया है, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी उन्होंने इख्तियार की है। वो किसी के दबाव में इंटरफेरेंस, जो इंटरवेंशन उनका वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसीलिए इन स्टेट्स के खिलाफ उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं। अब ये देखिए जो है क्या सारे कंट्रीज का जो है, अरब कंट्रीज का, खासकर गल्फ कंट्रीज का जो कारोबार जो है यूएस एंड उसके अलाइज के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर, क्या वो ये नहीं कर सकते कि उनका हम इसको फिलहाल सस्पेंड करेंगे अगर आप इसमें नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए इसका एक और ये जो अलमिया है, अभी मैं आज सवेरे एक रिपोर्ट देख रहा था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट पर इतना दबाव है कि वो नेतान्याहू के खिलाफ एक्शन ले। अगर वो नहीं लेगा, उसके अपने जो वोटर्स है, लास्ट टाइम जो प्राइमरी हुए हैं 4 लाख से ज्यादा प्राइमरीज ने वोट में हिस्सा ही नहीं लिया, क्योंकि वो इसकी पॉलिसी से खुश नहीं है। आए दिन जब भी होता है प्रोटेस्ट वहां पर होते हैं, ब्रिटेन में होते हैं, इवन वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज में आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं, स्पेन में होते हैं, दूसरे कंट्रीज में होते हैं, लेकिन मुसलमान कंट्रीज में नहीं होता है। ये दिखा रहा है वो कितने सहमे हुए हैं, कितने वो डरे हुए हैं कि वहां वो आवाज तक, क्योंकि उनको ये खतरा है एक बार अगर प्रोटेस्ट किसी पर होगा वो उनके खिलाफ होने लगा। वो समझते हैं जैसे उनको अरब स्प्रिंग के दौरान जो प्रोटेस्ट हुए वो इससे इतने घबराए हुए हैं कि अगर इन्होंने इस वक्त प्रो पैलेस्टीनियन रैली निकले, कहीं ऐसा न हो कि ये उनके खिलाफ हो जाए, इसलिए वो पाबंदी ये लगा रहे हैं कोई भी प्रोटेस्ट न हो, यहाँ तक कि मसाजिद में दुआ करने की इजाजत न हो। ये देखिए ये हमारा जो है वो जो कहते हैं ना, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी, हर तरफ इस्लामिक ममालिक का यही हाल है। तितर बितर हो गए हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं, और जो इनके वसाइल है उनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं और मगरबी मुल्कों के हाथों में दे रहे हैं, और वही उस पर ऐश आराम कर रहे हैं। ये लोग वहां के वहां ही रहेंगे, न इनमें कोई तब्दीली आ जाएगी जब तक कि ये सिस्टम वहां पर कायम रहेगा, क्योंकि इनमें से जी जब तक ये सरकारें कायम रहेंगी तब तक ऐसा रहेगा। ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वहां की आवाम हुकूमतों के खिलाफ खड़ी हो, लेकिन हालात बज़ाहिर नहीं है। मैं आगे बढ़ने से पहले, अगले सवाल पे जाने से पहले अपने दर्शकों को 1-2 चीजें बता दूं। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने कल ही कहा है कि उनके बॉर्डर पर जो बहुत लोग कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं थी, फायदा नहीं था हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले करे, उन्होंने ये बताया कि 1 लाख इजरायली फौजी उस बॉर्डर पर बिजी हैं और अब उनके पास फौज की कमी है। ये बात
और दूसरी बात, हर जहाज जो शिप यहां से रेड सी से रोका जा रहा है और केप ऑफ होप साउथ अफ्रीका की तरफ से जा रहा है, उस पर $10 लाख एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं इस एक राउंड लेने पर। तो ये इतना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, जो हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं हूथी के लोग, बताया जाता है कि $1000 से $2000 का जो रॉकेट वो मारते हैं, उसके जवाब में उसको रोकने के लिए वो उन्हें $10 लाख तक भी और $20 लाख तक भी खर्च करना पड़ता है। तो मुसलसल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने का इंतजाम वो कर रहे हैं। अच्छा, मैं चलता हूं शेख मंजूर साहब, जो अभी बातचीत हो रही है, कायरो में बातचीत होने की परसों खबर आई थी, कल उसकी डिटेल कुछ सामने नहीं आई, लेकिन एक बात हमास की तरफ से आ रही है कि इजराइल बहुत ज्यादा अपनी शर्तों पर अटका हुआ है, और इसी किस्म का इल्जाम नेतन्याहू ने भी लगाया है कि हमास अपनी शर्तों पर जो डटा हुआ है वो पीछे नहीं हट रहा है। एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है, कहां है बातचीत? देखिए, ये सबसे बड़ी बात जो है, जो वो कह रहा है, वो शायद इजराइल जो है इसमें गलत बयानी कर रहा है। हमास का सबसे बड़ा है, अगर हम सीज फायर करेंगे तो जो लोग वहां पर डिस्प्लेस हुए हैं उनका अपने इलाकों में जाने की इजाजत देनी चाहिए। वो जो ट्रूस तो वही होगा ना। आप वो कहते हैं उनको ना जाए, सीज फायर परमानेंट हो, और ये भी चाहते हैं कि अपनी सिक्योरिटी वहां पर रहे। जो सबसे बड़ा इशू है, कंटेंशियस इशू है, उस पर ये आप उनकी, ये इससे पता चलेगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को इतनी फ्रस्ट्रेशन आई है कि रिजिड स्टैंड जो नेतन्याहू ने किया है कि आज यूएस जो ज्यूस एक है सेनेटर, उसने भी आज नेतन्याहू के खिलाफ ये कहा कि ये एक बर्डन बन गया है हमारे लिए। यानी कि ये भी बातें चल रही कि अमेरिका कोशिश कर रहा है वहां पर उसको रिप्लेस करने की, जो है नई गवर्नमेंट कायम करने की, ताकि ये अपनी हठधर्मी की वजह से, अपनी अन्ना के लिए ये सारे मुल्क को दाव पर लगा रहा है। अगर आपने देखा, बाइडेन ने स्टेटमेंट ये दिया, जो अब इजराइल कर रहा है इससे इजराइल स्टेट को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। बाइडेन को अरब मुल्कों की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उनसे पता है ये सारे उसके जेब में पड़े, वो कुछ कर ही नहीं सकते। उन्होंने हमने पिछली दहाइयों में भी देखा किया क्या, आखिर वही आया है, बंदर बांट तो वही करता है। वो जब कोई मसला होता है वही ऊपर बैठता हो टेबल पर, आपको ये चाहिए, आपको ये देंगे, आपको ये करें, वही वो आमना सदकना की तरह वो कबूल करते हैं। कभी उन्होंने कन्फ्रंट किया, एक कंट्री ने कन्फ्रंट किया था सीरिया, हाफिजुल असद ने, उसने कहा गोलान हाइट्स में ऐसे नहीं लूंगा जब तक आप कॉम्प्रहेंसिव सेटलमेंट नहीं करोगे। उसके खिलाफ भी वो हो गए, उसके बेटे के खिलाफ अन्य सारे अरब मुल्कों में अरब स्प्रिंग का ये चला, वहां उनका कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ वो अरब मुल्क भी जो खुद एक फ्यूडल सिस्टम वहां पर चल रहा है, किंगडम सिस्टम चल रहा है, वो भी इसमें शामिल हो गई है बशर असद को खत्म करने के लिए, अगर इसको ईरान और बाद में रशिया सपोर्ट नहीं करते। खत्म किया था उसको, और अभी तो है 80-90% उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही किया। आए दिन जो है इजराइल उस पर बॉम्बिंग करता है, उसके लोग इतना वो कर रहे हैं। और यही जो उसमें सबसे बड़ा रोल जो था कतर का था, टर्की का था। टर्की ने बेस दी, और ये हमें समझ में आपस में लड़ने के लिए एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। यही अच्छा शेख साहब, जो आप बता रहे हैं और जिस किस्म की रिपोर्टें आ रही हैं कि नेतन्याहू के सख्त रवैये की वजह से बाइडन की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, लेकिन बाइडन तो खुद जिम्मेदार है उनको एम्बोल्डन करने के। वो खुद जंग शुरू होते ही फौरन आए थे, जिनको उन्होंने व्हाइट हाउस तक अभी तक बुलाया भी नहीं था, वो खुद दौड़ करके आए, अपना जंगी बेड़ा भेजा, हथियार मुसलसल आज तक भी भेज रहे हैं। तो ये दोगली किस्म की पॉलिसी के ही नतीजे में तो इतनी तबाही हुई है। आपको क्या लगता है? देखिए, एक बात हमें याद रहे, बॉटम लाइन है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की, बी इट रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, इजराइल उनका लाडला है, उसमें कोई फर्क नहीं है।
ये आपने देखा है कि जब ट्रंप ने अपनी जो है एम्बेसी जो है शिफ्ट की है टेल अवीव से ही इसको जेरूसलम किया है, और लगता था जब बाइडेन की हुकूमत आ जाएगी वो वापस भी लेगी। अगर आप इसका इनिशियल स्टेटमेंट देखो जब उसने अज्यूम की प्रेसिडेंटशिप, तो उस वक्त यही लगा कि शायद ये वापस भेजेंगे, लेकिन नहीं किया। इसने आज भी वही ये कहता है कि अगर हम उसके खिलाफ क्रिटिसिज्म, बट अल्टीमेटली देश से इसकी सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे अहम है, उसमें नहीं चेंज किया, इसके रवैये से किया, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल की तो अब कोई करता भी नहीं है इतना जितना कि अमेरिका की इसमें होती है, क्योंकि अमेरिका ही बेसिकली ये प्रॉक्सी वार जो है अमेरिका ही लड़ रहा है। जिस दिन अमेरिका विड्रा करेगा अपना सपोर्ट, टोटल सपोर्ट करेगा, उसी वक्त इजराइल जो है बंद करेगा ये वार। यहाँ से आप देते हो उनको फाइनेंशियल एड भी देते हो, मिलिट्री एड भी दे रहे हो, मॉरल सपोर्ट भी, जब भी यूएन या किसी फोरम में इसका आता है वहाँ विटो भी कर रहे हो, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा, यूएन होगा, यूएन ह्यूमन राइट्स का इशू होगा, यूनेस्को होगा, हर एक जगह आप उनको विटो करते हैं और ये देते हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप इनके खिलाफ ये भी कहते हैं, लेकिन ये साथ ही ये भी हमें देखना है कि अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स का अपने आप को चैंपियन समझता है, उसकी कोई मॉरल जो है उसकी रहा ही नहीं, उसकी कोई मॉरल इस सिलसिले में वो सारे लोग चलेंगे, कहते हैं आप क्या हमें कहोगे, आपका इस मामले में इतने लोग मरे, बच्चे मरे, औरतें मरी, और यहाँ तक कि एड वालों को भी ये कहा। आए दिन ये यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल दहाइयाँ दे रहा है कि भाई ये इन्होंने तबाह, वो इतना वो कहते हैं इसको भी हटा इजराइल वाले, क्योंकि वो हक की बात कहता है। यहाँ हक कहने वाले के साथ है ही नहीं कोई। अच्छा शेख साहब, एक चीज है जो अब मैं समझता हूँ दुनिया अच्छी तरह से समझ सकती है, जो यमन वाली जंग को एक तरफ ईरान एक तरफ सऊदी अरब को रख करके जो देख रहे थे, या और सादा जबान में अगर कहा जाए सुन्नी और शिया के बीच के टकराव के तौर पर जो वेस्ट इनको बता रहा था, अब एक चीज जो सामने आई है कि हूथियों की जो आइडियोलॉजी है वो खुद चूंकि इजराइल और अमेरिका के और सऊदी अरब के खिलाफ है, तो असल में वो सऊदी अरब जो जंग लड़ रहा था यमन के खिलाफ, वो इजराइल और अमेरिका के जंग लड़ रहा था। क्या अब आप ये कहा जा सकता है? देखिए, एक चीज तो एक प्लस, कभी कभी जो प्लस पॉइंट भी होता है किसी चीज में जो है ये हमेशा, अगर आपने देखा ये पहले जो है ये पहले भी किया था, इराक जंग भी इसी की बेस बनाई गई, और उसमें सारे जो अरब कंट्रीज दे बैक्ड हिम, हालांकि वो जानते थे वो गलत है, उसके बावजूद उसको, हालांकि मैं कई बार उस वक्त भी गया, सद्दाम हुसैन ने जो जंग शुरू की थी 1980, वो किया उस वक्त सबसे बड़ा इन्होंने जो विलिंगली या विटिंगली या अनविटिंगली, उन्होंने उस वक्त जो ईरानियन जो रेवोल्यूशन है उनको वो पसंद नहीं आया, वो उसके खिलाफ हो गए, उनका जो प्लान था वहां पर वो सारा कुछ जो है जायल हो गया, तबाह, वो समझ नहीं सके कि क्या करेंगे आप। तो उन्होंने, अगर देखेंगे 79 में ये रेवोल्यूशन आया, विद इन 1 ईयर जंग शुरू हुआ, और जंग में क्या, हालांकि उसमें दोनों की तबाही यानी कि ह्यूमन लॉसेस बहुत हुए, वो भी अमेरिकन प्रोजेक्ट था, वो भी अमेरिका ने ही करा, अल्टीमेटली वही पता चला कि वही किया, क्योंकि बेसिकली ये था, फिर उसको ये कलर दिया गया, एक जैसे आप कहेंगे अरबी और अजमी, या आप शिया सुन्नी कहोगे, बेसिकली इसको इसी वार के जरिए के। लेकिन अब वो नवियत किसी हद तक खत्म हो गई, जो यंगर जनरेशन है इस चीज को वो पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अरब स्प्रिंग से एक और चीज पता चला। मसलन अगर आप देखेंगे बहरीन में मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहाँ की जो है वो दूसरे मसलक की है, इवन इन यूएई एंड कुवैत
20% जो पॉपुलेशन है वहां की है। इन सम एरियाज ऑफ सऊदी अरब जो एक है जो यमन के साथ लगा हुआ है, वहां पर इनका ये जो है, इनको ये लगा ये हम अपने लिए कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इसलिए, और इसमें चाइना का भी बड़ा रोल है किसी हद तक कि उन्होंने वो जानते हैं, अब इसको जान से एटलीस्ट अरबों में ये अकल आई है इस चीज को हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो लूजर्स थे वो अरब ही थे। अरब ने पहले 110 बिलियन डॉलर की एड दी सदाम हुसैन को टू फाइट अगेंस्ट ईरान, और फिर वो उन्हीं के खिलाफ हो गया। कुवैत पे हमला कर दिया, कुवैत पे हमला किया, कुवैत पर हमला किया, फिर अमेरिका को इनको इतने पैसे देने पड़े कि उसको छुड़ाने के लिए। फिर जहां तक सदाम हुसैन भी गया, और जो जो उनके खिलाफ हो रहा था, उनको लग रहा था वो आंखें दिखा रहा है, गद्दाफी है, ये है या दूसरी जगह, वहां पर उन्होंने टारगेट किया। जो उनके लॉयलिस्ट है वहां उनको बचाने की हर एक मुमकिन कोशिश की। इवन इन अरब स्प्रिंग मूवमेंट में कितनी मूवमेंट चली, बहरीन में नहीं दिया, मूवमेंट चली, मिस्र में चली मूवमेंट, कामयाब भी हुई, डिस्प्लेस हुए हुस्न मुबारक, लेकिन कुछ सालों में सारा उलट पुलट किया। और उस वक्त ना उनको डेमोक्रेसी याद रहती है, ना कॉन्स्टिट्यूशन, ना वहां ह्यूमन राइट्स का मसला नहीं है, सारा कुछ ये भूल जाते हैं उस वक्त, क्योंकि बिकॉज इट इज सर्विंग देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के लिए कुछ भी ये वो कहें। अमेरिका और इजराइल, खास तौर पर सऊदी अरब, उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया मिस्र में हुकूमत बदलने में, सीसी को लाने में। अच्छा, मैं अब आखिरी सवाल पे आ रहा हूं, वो ये कि हूथी के लीडर ने जो धमकी दी है वो ये कि इंडियन ओशन और केप ऑफ गुड होप को भी हम वहां से भी नहीं गुजरने देंगे। इंडियन ओशन भारत के नजदीक है, यानी भारतीय महासागर उसे हिंदी में कहा जाता है। जब यहां कुछ और जंग के शोले भड़केंगे, उसका असर भारत पर भी होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत पर क्या असर हो सकता है? नहीं, देखिए, मैं गया हूँ केप ऑफ गुड होप में गया हूँ, आई थिंक 2 बार मैं गया हूँ, 98 में गया, 2004 में गया हूँ, एक बार प्राइम मिनिस्टर के विजिट में। ये जो है 2 ओशंस को ये मिलाता है, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन को मिलाता है। दिस इज द एंट्री पॉइंट। वो जो कहते हैं ना, कोलंबस को यहाँ ही जो रास्ता भूल गया है और वो अमेरिका की तरफ गया। फिर ये जो है इट इज वेरी फार ऑफ, देखिए ये जो बहुत दूर है, इंडिया से भी दूर है, और इसका असर तो यहाँ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा नजदीक है जो हमारा जो गल्फ ऑफ एडन है, इंडिया और दूसरे कंट्रीज, एशियन लीडर के कंट्रीज, ये नजदीक है। वो तो उनको घूम के आना, सारा अफ्रीका घूम के जो नीचे जो है साउथ अफ्रीका, वहां से फिर वापस आना है। यहाँ तो असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने कहा, ट्रेड जो है ट्रेड इफेक्ट होता है। ट्रेड ऐसे इफेक्ट होता है जैसे इसके कॉस्ट एस्केलेशन होती है, टैरिफ में बढ़ जाता है, इंश्योरेंस बढ़ जाता है, सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाती है, इसलिए मूवमेंट जो कम होती है। जो छोटी छोटी कंपनीज है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इतनी चीजें, तो इसलिए उन पर बुरा असर पड़ता है। और जितने मुल्कों पर इसका असर हो रहा है अब भी महंगाई का, ये आखिर इजराइल को क्यों नहीं दबाव डाल रहे कि भाई ये जंग बंद करो, हमारी जेब से पैसा खर्च हो रहा है, हम महंगाई की मार झेल रहे हैं। ये सारे मुल्क जिन पर इस महंगाई का असर पड़ रहा है, जहाज घूम घूम के आ रहे हैं, ये खुद क्यों दबाव नहीं डालते उस पर? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात जो है, एक मॉरल कैपेसिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए कि अगर कोई चीज गलत हो रहा है इसके खिलाफ स्ट्रांगली वो अपोज करे। वो तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, सारे मुल्कों के अपने अपने स्मॉल कंसिडरेशंस होते हैं, वो इन कंसिडरेशंस को मद्देनजर रखकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं। यही एक वजह है कि अमेरिका को, जो खासकर उन्हीं के, ये सबसे ज्यादा जो शिपिंग कंपनीज है ये ग्रीस के हैं, अमेरिका के हैं, बड़ी बड़ी जो फ्लैगशिप कंपनीज है,
उनको दे आर रेडी टू प्रोवाइड देम सम फाइनेंशियल हेल्प टू बियर द लॉसेस। क्योंकि अमेरिका कर सकता है, छोटी मुल्क तो नहीं, छोटे ममालिक तो नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि अमेरिका के लार्जर इंटरेस्ट, यूरोपियन यूनियन के और वेस्टर्न कंट्रीज के लार्जर इंटरेस्ट है इंडिया। क्या लार्जर वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से अगर उनको पता चलेगा ये जो इस वक्त ये कर रहे हैं कि अरब कंट्रीज में या किसी में, क्योंकि जो पब्लिक जो एंगर है वहां पर ये दिखाई, तो यानी कि अभी चूंकि सप्रेस से अब ज्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो मूड पता चलता है, अगर उनको पता चलेगा कि उनको जो लोगों की सिंपैथी वो लूज कर रहे हैं, दे वुड हैव नॉट डन, लेकिन वो अपीज कर रहे हैं, उनको जो करने वाले हैं वो वहाँ के रूलर्स है, वो हर कोशिश कर रहे हैं कि टो लाइन उन्हीं की जिनके वो आकाओं के लाइन को टो करे। इसलिए यहाँ पर वो कोई भी बात ऐसे करने नहीं देते, इवन अमेरिका के खिलाफ बात कर नहीं कर सकते, इजराइल के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते हैं, तो दूर की बात है दूसरों के बारे में। ये लोग इतना नहीं कि पार्लियामेंट या उनके जो शोरा है, पार्लियामेंट तो है ही नहीं कहीं, वैसे तो है ही नहीं, शोरा जो है बनाए वहां पर एक रेजोल्यूशन पास करे, जैसे बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, मलेशिया में या दूसरी जगह ये हुआ, वहां मार्चेस भी हुए। अच्छा एक जमाने में कुवैत की शूरा में काफी इजराइल के खिलाफ बातें सुनने में आती थी, वहां के फॉरेन मिनिस्टर भी, अब वो भी खामोश नजर आ रहे हैं। ना वो भी कर रहे हैं, लेकिन सिंगल हैंडेडली वो वहां पर जो पार्लियामेंटेरियन जो है नई, वो जो रिसेंटली जो इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने रिजल्टमेंट की है, यानी कि रिजल्टमेंट के स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि दूसरे जगहों पर कहीं उसका उस नहीं है, वो ज्यादा रोल भी नहीं करते इसमें, कहीं भी उनका जो है ना किसी पार्लेज में मीटिंग में वो उनका रोल नहीं रहा है जितना इसमें, खासकर एक तो कतर का रहा है, सऊदी का बिगनिंग में रहा है, इसका रहा है, इजिप्ट का रहा है, और बीच में टर्की का रहा है। ये 3-4 कंट्रीज जो है ज्यादा एक्टिव है इसमें, लेकिन अभी तक ये कंट्रीज भी कुछ नहीं कर सके हैं जहां फलस्तीनियों के लिए कोई राहत साबित हो। और वो शायद इसलिए नहीं कर सके कि उन्हें जितना काम दिया जाता है, जितना अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से इशारा होता है, शायद वो उतनी ही बात कर पाते हैं, उससे आगे बढ़ करके कोई ये भी एक चीज हो सकता है उनके पास। जैसे आपने कहा, देखिए एक तरफ आप कहते हैं, आप हो सकता है अब ये भी लगता है, एक तरफ कतर में यूएस बेसिस है, बिल्कुल बेसिस है, दूसरी तरफ आप इनको भी प्रमोट कर रहे हैं, इनको भी मदद कर रहे थे, या उसको बेसिकली एक कभी कभी बड़ी कंट्रीज जो ऐसे होते हैं किसी को फैसिलिटेटर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसी के जरिए इनको बिठाओ टॉक्स के लिए या किस चीज के लिए, और वही वो काम करता है, उससे ज्यादा उनके कोई नहीं है, कुछ नहीं किया, इसके अलावा उनका कुछ नहीं रहा। जी, हमारे फिलिस्तीनियों के हक में कोई काम ऐसा तो नहीं हुआ किसी भी, ये सबसे बड़ा अलमिया है, किसी भी मुस्लिम कंट्रीज ने, खासकर इस्लामिक वर्ल्ड जो है, टोटल फेलियर रहा। कोई यूनाइटेड स्टैंड नहीं लिया, कोई एक रेजोल्यूशन पास नहीं किया है जिसमें इन्होंने ये कहा कि वो टफ स्टैंड लेंगे, एक किस्म के सैंक्शंस करेंगे या सस्पेंड ट्रेड करेंगे उनके साथ जो इस वक्त इजराइल को सपोर्ट करेगा, या उसके साथ किसी किस्म की माली या मिलिट्री मामलत करेगा। किसी में ये हिम्मत नहीं। और ये डिमांड ईरान ने रखी कई बार कि ये मुल्क अगर इजराइल से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म कर ले और तिजारत बंद कर दें तो ये काफी हद तक घुटनों पर आ सकता है। ये मैं कह सकता हूँ 15 दिन के अंदर ये बंद होगा, अगर ये करेंगे, सिर्फ इकोनॉमिक रिलेशंस को सस्पेंड करे, खत्म ना करे, सस्पेंड करे 15 या 20 दिन के लिए, आप देखेंगे क्या चेंज आ जाएगा। जी 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 जी, ये मुस्लिम मुल्कों के हाथ में चाबी, मुस्लिम मुल्कों के हाथ में चाबी है इजराइल की, अगर वो चाहें तो उसको राम कर सकते हैं, बिठा सकते हैं, जंग से रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा हिम्मत नहीं है। जी जी, हिम्मत नहीं हो रही, ऐसा नहीं हो रहा है। और इसकी वजह से मुसलसल इस रमजान के मौसम में भी लोग भूखे
और यानी उनके रोजे भी हैं और फाके भी हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है। रमजान से बहुत पहले से उनका रमजान एक तरह से शुरू हो चुका था। ऐसे हालात में भी मुस्लिम मुल्कों के हुकूमतों के दिल नरम नहीं हो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।